हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आइए हम एनसीईआरटी की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 7 का लेसन 4 लेकर मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ। इसके साथ ही साथ हमारा हिस्ट्री का भी क्लास 7 से 12 तक का सीरीज चल रहा है, तो उसे भी आप देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और इसको अपना प्यार दें, लाइक शेयर अब सब्सक्राइब करें। तो आइए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 जो है ये वायु चैप्टर के बारे में बता रहा है। ये ज्योग्राफी में वायु काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है, हमारी जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे वायुमंडल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वायु की चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने वाले वायुमंडल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जिस ग्रह पे वायुमंडल ना हो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है ये वायुमंडल। इसके साथ ही सूर्य की किरणें जो हानिकारक होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, और साथ ही साथ ये वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य भी बनाते हैं, यानी कि सूर्य का जो डायरेक्ट टेम्परेचर है वो भी हम तक नहीं पहुँचे, इसकी भी रक्षा करते हैं। जहाँ तक बात करते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में, तो वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन हमारा जीने के लिए महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट गैस में से एक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य गैस है, आर्गन है, ये छोटी छोटी मात्रा में है, लेकिन बेसिकली नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन जब हम सांस लेते हैं तो हमारा कुछ पोर्शन नाइट्रोजन भी हमारे सांस के साथ चला जाता है, बाद में हम इन्हें रिलीज़ करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जो उनके जड़ के माध्यम से नाइट्रोजन को उन तक प्रवेश करवाते हैं। तो आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं कि बहुत सारे गैस हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जिसमें नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, जो फेफड़े में हम लेते हैं, हवा के द्वारा ये जाता है। तो इसकी बारे में चर्चा की गई। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण से वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, क्योंकि पेड़ पौधे आज की डेट में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है भारत में कोरोना के कारण। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की बहुत बड़ी मात्रा का सप्लायर हमारा पेड़ पौधा होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। लेकिन हम पेड़ पौधे को काट कर कहीं ना कहीं अपने आसपास ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्या आप जानते दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से इसको दिया रहता है, ये आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, ठीक है। ग्रीन हाउस यानी एक तरह का एक लेयर पैदा करती है। इससे क्या होता है, हमारे जो भी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रे है, उससे हमारा रक्षा होता है। साथ ही साथ हम तक जो ऊष्मा आता है उसको वो तुरंत वापस नहीं भेजते, इससे आसपास का टेम्परेचर सामान्य बना रहता है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है। और ग्रीन हाउस की वजह से ये धरती इतनी ठंडी नहीं हो जाती, क्योंकि वो ऊष्मा आता है वापस तुरंत नहीं चला जाता। अगर ग्रीन हाउस नहीं रहे तो वो वापस चला जाए। इससे क्या होगा, पृथ्वी पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ेगा और रहने लायक जीवन ना हो पाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस एक रक्षा कवच की तरह हमारे लिए काम करता है। जहाँ तक बात करते हैं कारखानों वगैरह से जो धुएँ निकलते हैं, वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता गया है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो भूमंडल हमारा है, हमारा जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहा है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऑन एन एवरेज हम कहें तो आपको हर साल ये सुनने को मिलेगा कि 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए न्यूज़ वगैरह में भी आता है, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ अक्सर आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। आज क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है, इस पर आप निबंध भी लिख सकते हैं और इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, इसको आप जानने की ज़रूरत है।
जब आपको मालूम है कि वायु हमारा जो गर्म होता है वो हल्का होता है, हल्का होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, उसकी जगह को भरने के लिए ठंडी वायु सघन भारी होती है, वो वहाँ पे आ जाती है। तो जैसे ही वायु, हॉट वायु जो होता है, गर्म वायु जो होता है ऊपर उठता है, ये जगह खाली हो जाता है, इसको भरने के लिए ठंडी हवा आती है। ठीक है, तो ये एक तरह का वायु चक्र है, इसे आप समझ सकते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझना है, वायुमंडल की संरचना। देखिए वायुमंडल जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ये 5 भाग में है शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं वहीमंडल। ठीक है, शोभमंडल, समताप, मध्यमंडल, वायुमंडल और वहीमंडल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 पार्ट आपको याद रखना है। सबसे पहली बात हम करते हैं शोभमंडल के बारे में। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। आपसे पूछा जाए कि कौन सा परत सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप शोभमंडल लिख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्योंकि मौजूदा वायु में सांस जो भी लेते हैं, इसी में लेते हैं हम। मौसम की सारी घटनाएं इसी में होती है, वर्षा, कुहारा, ओलावृष्टि और परत के अंदर होती है। जो भी मतलब सारा मैक्सिमम जो वर्क होता है, जो जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो शोभमंडल में होता है। दूसरा हमारा मंडल है समताप मंडल। ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग ये मुक्त होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ाने में महत्वपूर्ण, मतलब बेसिकली हवाई जहाज़ समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी समताप मंडल बेसिकली मौसम से विमुक्त होता है, हवाई जहाज़ उड़ाया जाता है, ओजोन गैस की परत होती है, जिससे हमारा अल्ट्रावायलेट रे यानी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक किरण हैं। जहाँ तक बात करते हैं मध्यमंडल का, तो ये वायुमंडल की तीसरी परत है। ये लगभग 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पे आने पे जल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शोभमंडल, ठीक है, समताप मंडल, मध्यमंडल आपने पढ़ लिया, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये कहीं ना कहीं हमें पृथ्वी का रक्षा करता है उल्काओं से। फिर है वायुमंडल। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक बढ़ता है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ये रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी से रेडियो जो प्रसारित तरंगे हैं, ये इन्हीं के द्वारा परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है वहीमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वहीमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरते रहती है, वहीमंडल से ही तैरते रहती है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आओ कुछ करके सीखें। स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिनों की मौसम रिपोर्ट को लिखें और उसको समझने की कोशिश करें। तो मौसम को बताया जा रहा है। देखिए मौसम और जलवायु के बारे में बताया जा रहा है। तो मौसम और जलवायु में बहुत ही अंतर है। ठीक है, मौसम क्या है, तो मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी अभी आपका गर्मी है, धूप निकला हुआ है, थोड़ा देर के बाद आपका बारिश होने लगे, तो ये क्या है, मौसम है। आप क्रिकेट में अक्सर देखते होंगे कि जब मैच इंपॉर्टेंट होता रहता है, अचानक बारिश हो जाती है और क्रिकेट प्रेमियों को काफ़ी मतलब तकलीफ़ होती है। तो वो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है कि ये मौसम है। तो मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। देखिए जलवायु और मौसम में एक ही अंतर है, जलवायु परमानेंट है। मान लीजिए कि आप अभी जून में अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको गर्मी मिलेगा। ठीक है, गर्मी मिलेगा। क्यों गर्मी मिलेगा? क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गर्मियों का मौसम होता है। गर्मियों का मौसम इसलिए होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वही मौसम वहाँ चलता आ रहा है, इसलिए लोग जानते हैं कि अभी का जलवायु यहाँ का गर्म है। तो जलवायु परमानेंट होता है और मौसम प्रतिदिन की गतिविधि होती है। तो ये बेसिक अंतर है मौसम और जलवायु में। मौसम मतलब अभी गर्म है, तुरंत बारिश हो गया, इसे क्या कहेंगे, मौसम कहेंगे। जलवायु आज भी गर्म है, कल भी गर्म होगा, परसों भी गर्म होगा, हो सके 2 महीने 3 महीने तक गर्मी रहे, तो इसे हम कहेंगे जलवायु। ठीक है, आगे हम इम्पॉर्टेंट बात को समझते हैं। क्या यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरब है ये, ठीक है, भाग का केवल 1 भाग है। ठीक है, 2 अरब भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करता है। यानी 2 अरब भाग का 1 भाग ही सूर्य के ऊष्मा का प्राप्त करता है। यानी इतना कम ऊष्मा में ही हम लोग का सारा काम चल जाता है। जहाँ तक बात करते हैं तापमान,
तो दिन का जो तापमान होता है, मतलब हमारा जो ऊष्मा की जो गति होती है, ऊष्मा जो हमारा माप होता है, जैसे जैसे सूरज निकलता है मतलब सूरज तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रहा है, तो सूरज की किरणें हम तक पहुंचती है, हमारा टेम्परेचर हम लोग का दिन का रहता है, तो वो एक तरह का तापमान है। तापमान, वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है, ये सारा उनके घूर्णन पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाला वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाता है। यानी सूर्य से आया ऊष्मा, ठीक है, पृथ्वी उसे रोक लिया, वापस जाने नहीं दिया, तो इसे आपतन कहते हैं, आतपन। तो ये आतपन के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इसमें बेसिकली बहुत सारे गैस इसके इम्पैक्ट डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब काफ़ी नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि तापमान को मापने की मानक इकाई जो है सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलता है। यानी जब आप चाय के लिए पानी को उबालते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास में उबलने लगता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी। यानी अगर पृथ्वी है, ये सूरज फिक्स है, पृथ्वी का पे एक तरफ रोशनी पड़ती है तो ये एरिया क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये इस एरिया में, इसको सारे आगे चैप्टर में हम डिस्क्राइब से इसको बताएंगे। ठीक है, कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। और सूरज की रोशनी ये उत्तर के पार्ट में पड़ रहा है तो दक्षिण का जो पार्ट है वो ढक जाता है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। यही विपरीत भी होता रहता है। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वायुदाब। तो वायुदाब क्या है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायुदाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। अगर आप चांद पे जाएंगे तो चांद पे वायुदाब नहीं होता है। ठीक है, और चांद पे जाने से पहले क्या है, चांद पे जाने से पहले अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो विशेष रूप से एक पोशाक पहनते हैं जिसमें हवा भरी रहती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जो है ना, उनका रक्त शिराएँ फट जाएगी, जिससे उनको रक्त स्रावित होने लगेगा, उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये चांद पे समस्या है। तो वायुदाब में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि निम्न दाब क्षेत्र, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर हमेशा क्या होता है, ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्र मौसम के साथ जुड़ जाता है। कब तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, फलस्वरूप यह भारी होता है। भारी वायु जो होता है निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाते हैं। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये कितनी बार प्रीलिम्स में पूछा है कि वायु कैसे मूव करता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब, यानी कि आप जैसे आप पहाड़ पे खड़े हैं तो पहाड़ से आप नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर गिर रहे हैं, ना कि निम्न से ऊपर गिर सकते हैं क्या, नहीं। ऊपर रहेंगे तो आप फिसल के नीचे गिर सकते हैं, इधर से आपको चढ़ना पड़ेगा। तो ये गमन कैसे करता है, इस तरीके से गमन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन का। तो पवन क्या है, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में वायु की जो गति होती है, वायु जब गतिशील हो जाता है तो उसे हम पवन कहते हैं। यानी आप देखेंगे कि आप रोड पे चढ़ रहे हैं, अचानक हवा जो है पत्तियों वगैरह को उड़ा ले जाता है। ठीक है, तो इसे हम पवन कहते हैं। कभी कभी आपका तेज़ हवा में आपका छाता जो है उल्टा हो जाता है, आप देखे होंगे बारिश के दिन में अक्सर होता है, मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है। तो ये क्या है, पवन के कारण होता है। पवन की स्पीड काफ़ी होती है, वो काफ़ी तेज़ चलता है। अगर हम बात करते हैं पवनों का प्रकार का, तो पवने मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पवने होते हैं जिस दिशा से आते हैं उस दिशा के वो कहलाते हैं। ठीक है, अगर कोई कहे कि पछुआ पवन चल रहा है, मतलब क्या, वो पश्चिम से आ रहा है। पूर्वी पवन चल रहा है, मतलब वो पूर्वी से आ रहा है। उत्तरी पवन तो उत्तर से आ रहा है। दक्षिणी पवन तो दक्षिण से आ रहा है। ठीक है, ये मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जिस दिशा से वो आता है वो उसका नाम पड़ जाता है। तो पवने जो है बेसिकली 3 तरह के होते हैं, अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थाई पवन यानी परमानेंट, ठीक है, ये वर्ष भर लगातार चलते रहते हैं।
ठीक है। जैसे पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें, ये हमेशा आपको मिलेगा, रात में शाम में अक्सर आपको ऐसा फील होगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना पछुआ चल रहा है, पूर्विया चल रहा है, तो ये आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, पछुआ मतलब पश्चिम से आने वाले पवनें। ठीक है, दूसरा है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, मानसून पवन अपना दिशा अपने अनुसार बदलते हैं। फिर है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर जो होते हैं, आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म शुष्क जो लू चलता है वो भी स्थानीय पवनें हैं। तो ये पवन के बारे में बताया गया है कि कैसे उच्च से निम्न के तरफ ये बढ़ रहा है। हमेशा पवनें उच्च से निम्न की ओर बढ़ रहा है। देखिए पछुआ पवन जा रहा है, ठीक है। और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ठीक है। तो ये सारी पवनों का प्रकार दिया गया है। ये वायुदाब पेटियां हैं। बात करते हैं चक्रवात की। तो चक्रवात क्या होता है? जब तेज हवा के साथ बारिश का खतरा और बारिश के साथ तूफान का खतरा आ जाए तो वो चक्रवात का रूप ले लेता है, ठीक है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में जो चक्रवात आया था वो पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही थी, यानी 36 घंटे से ज़्यादा तेज़ हवा चली, तेज़ हवा बारिश चली, जिससे क्या हो गया, इसकी स्पीड कितनी थी 260 किलोमीटर। आपकी बाइक की इतनी स्पीड नहीं है जितनी तेज़ी हवा चल रही है, ठीक है। तो 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। उसके रास्ते में जो भी आया उसे उड़ा के ले गया और लगभग 130 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। 130 लाख के आसपास का डेटा इसका आया था, मैं भी दिया होगा इसमें, हाँ ये दिया है। 130 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे। उड़ीसा को बिल्कुल ये बर्बाद करके रख दिया था, ठीक है। और भू क्षेत्र को काफ़ी नष्ट किया था। सागवान बांस वाले विशाल भू क्षेत्र को इसने नष्ट किया। पारदीप एवं कुनार के बीच मैंग्रोव जंगल को ही लुप्त कर दिया। सोचिए कितना ये खतरनाक हवा चला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित हो जाता है। अगर मान लीजिए ये आपका पॉन्ड है, ठीक है, जलाशय है, इससे जल वाष्पित होकर एटमॉस्फेयर में रहता है, यानी वातावरण में रहता है, यही आर्द्रता है, ठीक है। और ये अपने फुल मतलब अभी जलवाष्प का रूप लेके वायुमंडल में बना हुआ और यही बाद में बारिश के रूप में गिर जाता है, ठीक है, जो वर्षा का रूप लेता है। तो आर्द्रता क्या है? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में किसी समय जो जलवाष्प की मात्रा यानी जल वाष्प हो, यानी पानी का भाप के रूप में मौजूदगी वायुमंडल में हो, उसे आर्द्रता कहते हैं। और इसके साथ जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। और सूखा मौसम हो, यानी सूरज की रोशनी काफ़ी होती है तो क्लियर रहता है, ठीक है। और वो कम हो जाता है तो आप देखते हैं ओला पड़ता है। ठंड वगैरह में ओला का शिकायत होता है, जबकि गर्मी में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ आर्द्रता की मात्रा ठंड में बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से वो क्या है, बारिश होने लगती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जो बारिश होती है, तो ये बारिश क्या है, आर्द्र जो जलवाष्प जमा है वो अचानक जब वो कमज़ोर पड़ने लगती है तो ओला गिरने लगता है, यानी वो बारिश गिरने लगता है। कहीं कहीं आप देखेंगे बर्फ़ के रूप में भी पानी गिरती है। वो क्या है, पूर्ण रूपेण वो संघनित नहीं हुई और वो ज़मीन पे आ जाती है, तो वो बर्फ़ का रूप हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही 3 तरह का वर्षा होता है। वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ठीक है। 3 तरह का वर्षा मुख्यतः आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहला हम बात करते हैं चक्रवात की वजह से जो वर्षा होती है, ठीक है। तो ये क्या है कि ठंडी वायु और गर्म वायु का कारण वाष्प बनता है, ठीक है, जो भी सोर्स है, और चक्रवात बहा के लाता है बादल को और वहाँ पे जहाँ पे वो जमा होती है वहाँ बारिश हो जाती है। आर्द्र वर्षा भी होती है, ठीक है, ये भी उसी का पार्ट है, पर्वतीय वर्षा का भी। तो संवहनीय वो जमा है और जैसे ही वो कमज़ोर पड़ता है वो बारिश के रूप में गिरने लगता है। तो ये सारा 3 वर्षा का पार्ट है। इसको भी अच्छे से आगे आपको और डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, क्लास 7 का है ये, ठीक है। इसके साथ ही पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम हो, जल की कमी, सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहीम, वृष्टि तथा ओला है। ये वर्षण का ही दूसरा रूप है। इसके साथ कुछ आपका क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था वायुमंडल किसे कहते हैं, गैस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। मौसम किसे कहते हैं, वर्षा के 3 प्रकार अभी जस्ट बताया। वायुदाब क्या है,
ठीक है, कौन सा हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ईजी वे में आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सौरमंडल है, क्योंकि यहीं पे जीव सब कुछ है ना, हमारे जीने के सारे चीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, बादल विहीन है कौन सा है आपको देखना है, वो वायुदाब घटता बढ़ता क्या होता है आपको समझना है। ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, एक बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए, उम्मीद करता हूँ ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरा लेसन जो है कंप्लीट होता है, वायुदाब का ये लेसन कंप्लीट होता है वायु का। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो सब्सक्राइब कीजिए और एनसीईआरटी का हिस्ट्री का भी सीरीज जो चल रहा है उसे भी देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।